अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल है बच्चों? ठीक हैं आप सब। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 को शुरू करने वाले हैं, जिसका हम क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं कि उसने क्या कहा है हमें। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज़ कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जो हमारे पास मैट्रिसेस दिए गए हैं, क्या हम उनको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, क्या वो कंफर्टेबल है कि नहीं। जैसा कि हमने एक्सरसाइज नंबर 1.3 के अंदर पढ़ा था कि जब तक एक कॉलम की जो रो और कॉलम की तादाद जो है वह दूसरे के बराबर ना हो जाए, उस वक़्त तक हम एडिशन नहीं कर सकते। इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमें सिर्फ ये बताना है पहले क्वेश्चन के अंदर कि ये मल्टीप्लिकेशन हो सकती है कि नहीं, मल्टीप्लिकेशन हो सकती है कि नहीं, हमने इस बारीकी में इसके अंदर मालूम करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन में पहली मैट्रिसेस की जो कॉलम है, पहली मैट्रिसेस की जो कॉलम है दूसरे मैट्रिसेस के रो के बराबर है कि नहीं, उसके अंदर हमने मालूम किया था कि जो दोनों रो और कॉलम ये दोनों दूसरे कॉलम के अंदर भी होने चाहिए, यानी कि दोनों रो और दोनों कॉलम होने चाहिए। बट हमने इस एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ ये बताना है कि पहली जो कॉलम है या पहला मैट्रिक्स है उसके अंदर कॉलम की तादाद और दूसरे कॉलम के अंदर रो की तादाद इक्वल है कि नहीं। अगर ये दोनों इक्वल हुए तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 को देखेंगे। तो उसके अंदर हमें बताया गया है कि पार्ट 1 ने 1 -1 0 और 2 और दूसरे कॉलम के अंदर -2 और 3 दिया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि पहले मैट्रिक्स, ये पहला मैट्रिक्स है, ये दूसरा मैट्रिक्स। पहले मैट्रिक्स के अंदर कॉलम की तादाद देखेंगे 1 और 2, इसके अंदर 2 कॉलम है। इसी तरह दूसरे कॉलम के अंदर हमने क्या देखना है, रो। अगर रो की तादाद और कॉलम की तादाद जो है वो दोनों के इक्वल हुई तो हम कह सकते हैं कि दोनों के जो क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेशन हो सकती है कॉलम के दरमियान। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1 2, इसके अंदर 2 कॉलम है और इसका देखेंगे 1 और 2 और ये भी 2 रो हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिसेस है ये हो सकते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो हम थोड़ी सी इंग्लिश लिख देंगे कि येस दीज मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाइड बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि कॉलम की तादाद, ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, यानी कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद इज़ इक्वल है टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, यानी कि दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम कह दिया कतारों की तादाद के। तो हमने सिर्फ इसके अंदर यही बताना है कि ये जो है वो मल्टीप्लिकेशन हो सकते हैं कि नहीं। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दूं कि पहले मैट्रिक्स में से हमने कॉलम की तादाद को देखना है और दूसरे मैट्रिक्स में से रो की तादाद को देखना है। अगर ये दोनों सेम हुए तो हम कह सकते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। इसी तरह अगर हम दूसरे पार्ट को देखें तो उसके अंदर जो है पहले मैट्रिक्स के अंदर हम कॉलम की तादाद को देखेंगे, दूसरे में रो की। तो देखते हैं 1 और 2, 2 हमारे पास है कॉलम और 1 और 2 और दूसरे कॉलम के अंदर रो भी 2 हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो है वो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। तो वही जो इंग्लिश जो हमने पार्ट 1 के अंदर लिखी हुई है वही हम कह सकते हैं कि येस दीज मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाइड बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। अब हम पार्ट 3 की तरफ देखते हैं। अब हम पार्ट 3 को देखते हैं और उसके पहले मैट्रिसेस और दूसरे मैट्रिसेस को देखते हैं कि इनके कॉलम और रो की तादाद जो है वो बराबर है कि नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर कितने कॉलम्स हैं। तो इसके अंदर सिर्फ एक कॉलम है और दूसरे मैट्रिसेस के अंदर देखेंगे रो की तादाद और 1 और 2 और इसके अंदर है 2 रो, मतलब कि एक कॉलम इसके अंदर और 2 रो इसके अंदर, तो ये इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि नो, यानी कि ये इक्वल नहीं हो सकते, यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकते। तो इस वजह से हम लिख देंगे नो। और आगे अगर आप इंग्लिश वो जो सी मैंने पीछे लिखी हो वो लिख सकते हैं या फिर नहीं लिख सकते, तो हम इसका आंसर ये भी दे सकते हैं। उसके बाद अगर हम चौथे पार्ट की तरफ देखें तो उसके अंदर भी हम सिर्फ ये लिखेंगे कॉलम की तादाद पहले मैट्रिक्स के अंदर और रो की तादाद दूसरे मैट्रिक्स के अंदर इक्वल है कि नहीं। अगर ये इक्वल हो तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन हो सकती हैं। तो पहले देखें 1 और 2, 2 कॉलम है और 1 और 2 ही रो हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर भी मैट्रिक्स जो है वो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। इसी तरह अगर हम पार्ट 5 को देखें तो उसके अंदर भी हमने रो कॉलम की तादाद को देखनी है, पहली मैट्रिक्स के अंदर कॉलम की तादाद को और दूसरे मैट्रिक्स के अंदर रो की तादाद को देखना होता है। तो 1 2 3, 3 कॉलम है और इसके अंदर रो की तादाद को देखेंगे 1 2 और 3 ही हमारे पास रो है। तो हम कह सकते हैं कि जी हाँ ये कंफर्टेबल है, ये मल्टीप्लिकेशन हो सकती हैं। बस हमने पहले क्वेश्चन के अंदर सिर्फ यही बताना होता है कि ये मल्टीप्लिकेशन करने के कंफर्टेबल है कि नहीं।
अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, जिसके अंदर उसने कहा है कि इफ़ अगर ए हमारे पास ये कॉलम हो और बी हमारे पास ये कॉलम हो, तो हमने फाइंड करना है कि ए को मल्टीप्लाई करे बी के साथ पहले पार्ट के अंदर, दूसरे पार्ट के अंदर बी को मल्टीप्लाई करे ए के साथ, अगर ये पॉसिबल है। तो हमने जौन सा पहले क्वेश्चन के अंदर बताया था कि हमने इसको कंफर्टेबल करना है और इसके अंदर जो है कंफर्टेबल करने के बाद इनको मल्टीप्लिकेशन भी करना है। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 को देखेंगे कि ए को मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, बी के साथ। तो सबसे पहले हम ए और बी को यहाँ पे लिखेंगे और ए बी का पार्ट को यहाँ पे लिखेंगे के बाद इन दोनों के कॉलम को लिखेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि हमने पहले मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद को देखेंगे और दूसरे मैट्रिक्स में रो की तादाद को देखेंगे। तो 1 और 2 यहाँ पर 2 कॉलम है और 1 और 2 यहाँ पर 2 रो हैं, तो इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। तो सब हम इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो अब मैं आपको मल्टीप्लिकेशन का तरीका बताने लगा हूँ। ये जो पहला कॉलम जो है इसके अंदर सबसे पहले हमने रो को पकड़ना है। पहली रो को हमने इसके पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। जो सा एडिशन वाला एक्सरसाइज थी जो थी, उसके अंदर हम पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ, चौथे को चौथे के साथ जमा करते थे, एडिशन करते थे। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं करना। इसके अंदर पहले मैट्रिक्स को रो को पहले कॉलम के साथ, इसी तरह अगर आगे भी कॉलम की तादाद हुई तो हमने पहले रो को आगे कॉलम की तादाद के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है जब तक कि कॉलम ख़त्म ना हो जाए। उसी तरह दूसरी रो को फिर पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे कॉलम के साथ, फिर तीसरे कॉलम के साथ, जब तक रो की कॉलम की तादाद जो है ख़त्म ना हो जाए। तो मैं आपको हल करने का तरीका बता चुका हूँ। अब हम इसको हल करते हैं, जिसके अंदर उसने कहा कि इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि पहले रकम को पहले रकम के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इसके साथ प्लस का निशान भी लगाना है, जैसे कि 3 मल्टीप्लाई बाय 6। मल्टीप्लिकेशन करने के दौरान हमने इनके साथ ब्रैकेट से लगानी है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 6, उसके बाद हमने प्लस का निशान लगाना है और 0 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा हमारे पास। आगे कोई कॉलम की तादाद जो है वो नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि बस इसको इसके साथ करेंगे। उसके बाद इस रो को इसके साथ फिर से करेंगे मल्टीप्लाई। तो -1 को पहले 6 के साथ करेंगे, उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। देखेंगे 6 3 बार 8, प्लस का निशान लगाएंगे, 5 0 बार 0, 6 1 बार -6, उसके बाद 5 2 बार 10। 18 + 0 18 होता है और -6 + 10। मैंने आपको बताया कि बड़ी रकम के साथ अगर प्लस आ जाए तो हमने और छोटी रकम के साथ माइनस आ जाए तो ये माइनस तो होगा, लेकिन इनके साथ प्लस आएगा। तो ये था हमारा पहला पार्ट। और हम दूसरे पार्ट की तरफ देखते हैं, जिसके अंदर उसने कहा है कि बी को मल्टीप्लाई करें ए के साथ, यानी कि बी का मैट्रिक्स जो है वो पहले आ जाएगा और ए का बाद में। जिस तरह हमने पहले कहा हुआ है कि हमने पहले मैट्रिक्स के अंदर कॉलम की तादाद को और दूसरे मैट्रिक्स के अंदर रो की तादाद को देखना है। तो देखेंगे कि इसके अंदर एक कॉलम है और इसके अंदर रो की तादाद को 1 और 2 रो हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये कंफर्टेबल मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। तो हम आगे वजूहात इसकी बयान करता हूँ। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि बी जो है वो ए के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, कंफर्टेबल नहीं होता, तो हम इसकी इंग्लिश लिख देते हैं कि बी ए इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए। हमने बस सिर्फ यही बयान करना था। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, जिसके अंदर उसने कहा है कि फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, यानी कि इसको इनके साथ मल्टीप्लाई करें अगर ये मुमकिन हो। तो इसके अंदर भी वही क्वेश्चन नंबर 2 की तरह करना है, लेकिन इसके अंदर कॉलमों का जो नेम जो है वो A B C D ऐसे नहीं दिया गया है, इनको हमने सिर्फ मल्टीप्लाई ही करना है। तो पहले देखेंगे कि हम इसके पहले मैट्रिक्स की तादाद जो है वो दूसरे मैट्रिक्स के बराबर है कि नहीं, यानी कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद दूसरे मैट्रिक्स के रो की तादाद बराबर है कि नहीं। तो इसके अंदर 1 और 2, इसके पास है 2 कॉलम और उसके बाद इसके दूसरे मैट्रिक्स के पास है 1 और 2 ही रो, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है वो मल्टीप्लाई हो सकती है। तो हम सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले हम क्वेश्चन को इधर लिखेंगे को और इसको इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे। पिछले क्वेश्चन के अंदर मैंने बताया था कि इस रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को इसके साथ और 2 को 0 के साथ। तो ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे 1 और इसको 4, दरम्यान में प्लस का साइन भी लगाएंगे और 2 को फिर 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 बार 4, 2 0 बार 0, तो 4 + 0 कितना हो जाता है 4। तो ये जो सा हमारे पास आंसर आएगा ये हमारे पास होगा प्रोडक्ट्स। तो उसने हमें कहा है कि फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, हमने ये वाला प्रोडक्ट्स जो है वो फाइंड करना है मल्टीप्लाई करने के बाद।
अब हम पार्ट 2 को देखते हैं, जिसके अंदर उसने यही कहा है कि मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स के रो की तादाद को देखेंगे। तो पहले मैट्रिक्स के अंदर 1 और 2 कॉलम है और दूसरे मैट्रिक्स के अंदर 1 और 2 ही रो हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को ऐड करेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय -4। तो ये ऐड करने के बाद -5 1 बार 5 एंड 4 2 बार 8 आ जाएगा। तो 4 के साथ जो माइनस है वो माइनस प्लस को कैंसिल कर देता है। तो इसके बाद 5 -8 क्या आ जाएगा -3, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ जो है माइनस लगा हुआ है, छोटी वैल्यू के साथ प्लस लगा हुआ है। तो ये माइनस तो हो गया, लेकिन इनके साथ माइनस आ जाएगा। उसके बाद अगर हम 3 को देखें, तीसरे पार्ट को देखें, तो अब हम पार्ट 3 को देखेंगे, जिसके अंदर उसने कहा कि सबसे पहले चेक करें कि इसके कॉलम की तादाद पहले मैट्रिक्स के अंदर दूसरे मैट्रिक्स के अंदर रो की तादाद इक्वल है कि नहीं। तो एक कॉलम है और एक ही रो, 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है। तो हम कह सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई हो सकता है। तो पहले हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो -3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस लिखने के बाद 0 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो -3 4 बार -12 और 0 को जिस मर्जी के साथ मल्टीप्लाई कर ले वो 0 ही हो जाता है। तो -12 प्लस 0 क्या आ जाएगा, -12। उसके बाद चौथे पार्ट की तरफ देखिए, उसको भी वैसे ही सॉल्व करना है। उसके अंदर भी कॉलम और रो की तादाद जो है वो पहले मैट्रिक्स के अंदर दूसरे मैट्रिक्स के अंदर इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस लगाएंगे, और 0 को मल्टीप्लाई 0 के साथ। ऐसे ही -0 के साथ ये प्लस को कैंसिल कर देगा और माइनस आ जाएगा। इसके साथ 25 4 -0 24 ही होता है। अब हम पार्ट नंबर 5 को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। तो पार्ट नंबर 5 के अंदर उसने कहा गया है कि इन मैट्रिसेस को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने वही बात की कि पहले मैट्रिक्स के अंदर कॉलम की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स के अंदर रो की तादाद को देखेंगे कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं। अगर ये इक्वल हुए तो हम इसे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो इसके अंदर 1 और 2 कॉलम है और 1 और 2 ही रो है, तो इसका मतलब है ये मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, तो इसको ज़रा ध्यान से कीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने पहले पीछे भी आपको कहा है कि इस पहली रो को जो है वो इन सारे कॉलम के साथ पहले हमने मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद दूसरी रो को इन सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद तीसरी रो को इन सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम पहली रो को उठाते हैं, इनके साथ मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद इसको उठाकर फिर इसके साथ मल्टीप्लाई, जब तक के कॉलम की तादाद ख़त्म ना हो जाए। तो सबसे पहले हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहली वैल्यू के साथ दूसरी को दूसरे के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 4 ये हमने लिख लिया है। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 0 ये हमने प्लस के बाद लिख लिया है। उसके बाद थोड़ा सा फासला छोड़ेंगे जब हमने दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमने इस कॉलम को अब इस रो के साथ इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को 5 के साथ और 2 को -4 के साथ। ये होता है मल्टीप्लिकेशन का तरीका। तो 1 को पहले हमने 5 के साथ लिखना है, प्लस 2 को -4 के साथ लिखना है। उसके बाद अगर कॉलम की तादाद नहीं है तो हम यहाँ पर ध्यान करके दूसरे रो की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे रो को इसी तरह पहले कॉलम के साथ, इसी तरह दूसरे रो को दूसरे कॉलम के साथ करेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो -3 4 बार लिखेंगे यहाँ पे और 0 मल्टीप्लाई बाय 0 लिखेंगे। उसके बाद -3 को 5 के साथ लिखेंगे। उसके बाद 0 को -4 के साथ लिखेंगे, दरमियान में प्लस का साइन भी लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, तीसरी रो को इन दोनों कॉलम के साथ जो है मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 को हमने पहले 4 के साथ किया और -1 को 0 के साथ किया, और उसके बाद से दूसरे कॉलम के साथ करेंगे। 6 को 5 के साथ किया, प्लस -1 को -4 के साथ किया है मल्टीप्लाई। तो अब हम इसको नीचे मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। तो 4 1 बार क्या हो जाता है 4 एंड 2 0 बार 0। उसके बाद जो है 5 1 कितना हो जाता है 5 और 4 2 बार 8, लेकिन इसके साथ माइनस है तो माइनस जो है प्लस को ख़त्म कर देता है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। तो 4 3 बार क्या आता है -12, लेकिन माइनस है तो माइनस आ जाएगा और 0 0 0 हो जाता है। तो -3 बार 15 साथ में माइनस आएगा और इसके साथ भी माइनस है तो माइनस जो है प्लस को ख़त्म कर देता है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस का 0। अगर हम 0 के साथ प्लस भी लगा दे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि 0 के साथ जो मर्जी वैल्यू लगा दे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, साइन लगा दे। तो 6 को अब मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो 24 आ जाएगा। 0 को फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। उसके बाद 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 30 एंड 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। यहाँ पर हमने देखना है कि दोनों माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, और प्लस 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 ही रहता है। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 30 + 4। उसके बाद हम इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं कि कैसे हमने इसका प्रोडक्ट बनाया है। यही थे हमने सॉल्व करना कि इन क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर इन सब पार्ट्स के अंदर हमने प्रोडक्ट को फाइंड करना होता है, और जो हमारे पास ये इस तरह का आंसर आ जाए ये हमारे पास
प्रोडक्ट होता है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो उसके अंदर भी उसने सिर्फ यही कहा है कि मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स, जो हमारे पास मैट्रिक्स है उनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो पहला हमें दिया गया है पार्ट ए। तो उसके अंदर हम देखेंगे कि पहले मैट्रिक्स के अंदर कॉलम की तरह, दूसरे मैट्रिक्स के अंदर रो की तरह एक और एक कॉलम दो हैं और एक दो रो हैं। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 5 को किया, उसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 को करते हैं। ये पहले रो को इस कॉलम के साथ, फिर इसको इस कॉलम के साथ करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख लिया, 3 के साथ लिख दिया, मैंने प्लस लगा दिया। इससे थोड़ा सा फासला छोड़ने के बाद हमने इनको इनके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 2 मल्टीप्लाई बाय -1 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 0। उसके बाद हम देखते हैं कि इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ 1 2 एंड 1 3। यहाँ पे हम लिखेंगे, फिर इसको इसके साथ करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय -1 और उसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाय 0। उसके बाद हम इसको इसके साथ, इन दोनों के साथ करेंगे, तीसरी रो को इन दोनों कॉलम के साथ। तो 0 2 बट ऐसे, फिर -2 को 3 के साथ लिखेंगे। उसके बाद थोड़ी सी जगह छोड़कर इन दोनों को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 0 मल्टीप्लाई -1 एंड -2 मल्टीप्लाई बाय 0। उसके बाद हम इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 3 मल्टीप्लाई 3 9। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 एंड 0 3 मल्टीप्लाई बाय 0 के जिसके साथ मल्टीप्लाई कर ले वो 0 ही आता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 3 को मल्टीप्लाई 1 के साथ किया 3 एंड 1 को -1 के साथ -1 एंड 1 को 0 के साथ 0। 2 0 बार 0, 2 3 बार -3, -6 को -6 आएगा। तो इधर मैंने माइनस लगाया हुआ है, तो माइनस जो है प्लस को कैंसिल कर देता है, तो यहाँ पर आ जाएगा -6। उसके बाद इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ, इसको भी 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हमने मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसको ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद जो हमारे पास आंसर है वो आप देख सकते हैं। अब हम बी पार्ट को सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले वही बात जो है वो मैं बार बार दोहराता हूँ ताकि आप कोई गलती ना कर लें। तो सबसे पहले हम इसके अंदर कॉलम की तादाद को देखेंगे और इसके अंदर रो की तादाद को देखेंगे। तो सबसे पहले हमने 1 2 3, और ये 3 कॉलम है और इसके अंदर 1 2 और 3 इसके अंदर रो है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ये थोड़ा सा हमने पता नहीं डिफरेंट तरीके के साथ क्वेश्चन दी दिए, लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको ज़रा ध्यान से सॉल्व करेंगे। तो पहले इस रो को इस कॉलम के साथ, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ये कुछ भी नहीं है। तो हम ये आगे की तरफ सॉल्व करते हैं कि पहले हम रो को इस कॉलम के साथ, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने 1 को इस 1 के साथ किया, 2 को इस 3 के साथ और 3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई, फिर दरमियान में प्लस प्लस आता जाएगा और थोड़ी सी स्पेस छोड़कर हमने इनको इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2, उसके बाद प्लस लिख देना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 4, उसके बाद प्लस लिख देना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख देना है। इसी तरह हमने दूसरी रो को इन दोनों कॉलम के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 बार ऐसे, 5 3 ऐसे और 6 -1 बार। ये हमारे पास एक कॉलम मुकम्मल हुआ। इसके बाद थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है और उसके बाद इसको इसके साथ जो है मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 1 बार 1 2 3 बार 6, 3 1 बार -3, क्योंकि 1 के साथ जो है वो माइनस है। तो इसको इनके साथ 2 2 4 बार 8, 3 1 बार 3, इसी के साथ 4 1 बार 4, 5 3 बार 15 एंड 6 1 बार माइनस है, क्योंकि 1 के साथ माइनस है। और उसके बाद 4 2 बार 8, 4 5 बार 20 एंड 6 1 बार 6 आ जाएगा। तो उसके बाद हम इनको ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमने 1 + 6 किया, 7 आ गया। 7 - 3 कितना होता है, 4 आ जाएगा। 2 + 8 10 किया और 10 + 3 13 आ जाएगा। इसी तरह 4 + 15 19 आ जाएगा और 19 में 6 को माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगा। इसी तरह 8 + 20 किया और उसको फिर +6 के साथ किया तो हमारे पास 34 आंसर आ चुका है। आगे भी सारे सेम ही क्वेश्चन है, उसी तरह है कि हमने सबसे पहले इनके कॉलम और रो की तादाद को देखने के पहले मैट्रिक्स के अंदर कॉलम की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स के अंदर रो की तादाद को देखेंगे, जिसके अंदर 1 और 2, इसके अंदर 2 कॉलम है और इसके अंदर 2 रो है। तो हम कह सकते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। तो सबसे पहले हमने इस रो को इन तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हमने एक कॉलम के साथ किया, उसके बाद 2 कॉलम के साथ, अब हमारे पास 3 कॉलम है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी हमारे पास आगे रो आती जाएगी, हमने एक रो को उन सब के साथ पहले मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद दूसरी रो को उन सब के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद तीसरी रो को उन सब के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे।
तो इनको भी ज़रा ध्यान से मल्टीप्लाई करेंगे कि पहली रो को इस कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद थोड़ी सी जगह छोड़, जब हम एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेते थोड़ी सी जगह छोड़कर हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ये आ जाएगा। उसके बाद इस रो को इस कॉलम के साथ फिर मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 6। उसके बाद हमने इसको इन तीनों के साथ फिर मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि हमने ऊपर किया था वैसे ही हम नीचे करेंगे कि 3 को 1 के साथ, उसके बाद 4 को 4 के साथ, इसके साथ 3 को 2 के साथ, 4 को 5 के साथ, उसके बाद 3 को 3 के साथ एंड 4 को 6 के साथ। इसी तरह अगर हम तीसरे पार्ट को देखें तो तीसरी रो को देखें तो तीसरी रो को इन सब कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कैसे 1 को 1 के साथ, उसके बाद 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, उसके बाद फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इसके साथ 1 बार 1, 4 2 बार 8, 1 2 बार 2, 5 2 बार 10, 3 1 बार 3 एंड 6 2 बार 12। उसके बाद 3 1 बार 3, 4 4 बार 16। थोड़ा सा वादा छोड़कर फिर इनको 3 2 बार 6, 4 5 बार 20 और 3 3 बार 9 एंड 4 6 बार 24 और 1 बार -1 को -6 के साथ लिखा 4 1 बार 4, 2 1 बार -2 और 5 1 बार 5 यहाँ पे। और उसके बाद 3 को 1 के साथ करेंगे -1 के साथ, उसके बाद 6 को 1 के साथ करेंगे और उसके बाद इन सबको ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने कैसे इनको ऐड किया, ये हमारे पास 6 लगा हुआ है। तो आपने इनको देखकर ऐड कर लेना है, यहाँ पे आप ज़ुबानी भी कर सकते हैं। अब हम डी पार्ट को देखते हैं। इसके अंदर ये जो सी डिवीज़न वाली अलामत है इसको देख के आपने घबरा नहीं जाना। तो मैं इसका भी तरीका बताऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमने सबसे पहले देखना है कि इसके अंदर कॉलम की तादाद कितनी है और रो की तादाद कितनी है। अगर ये दोनों इक्वल हुए तो हम कह सकते हैं कि 1 2 कॉलम की तादाद और 1 और 2 रो की तादाद। तो इसका मतलब है ये दोनों इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमने पहली रो को इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, उसी तरह जैसे मैंने आपको पीछे तरीका बताया था कि इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ, प्लान में प्लस का निशान लगा देंगे और उसके बाद थोड़ा सा फासला छोड़ने के बाद इसको इसके साथ, इसको इसके साथ लिख देंगे। उसी तरह नीचे वाली रो को भी इन दोनों के साथ वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि कैसे हमने 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 16 आया और 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 20 है और ये -14 भी प्लस को खा जाता है और ये माइनस आ जाएगा। उसके बाद 8 को हम इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हमारे पास ऐसी अलामत आ जाए तो हमने इसको ऐसे सॉल्व करना होता है। तो मैं आपको बताऊं कि ये हमारे पास ऐसे अलामत है, इस तरह की अलामत है। तो जो सी यहाँ पर वैल्यू लिखी होती है हमने उसको इसके साथ कैंसिल करवाना होता है। ये कौन से टेबल पर कैंसिल हो सकती है, तो ये 4 के टेबल पर कैंसिल, तो हमने इसको 1 और इसको हमने लिख देना है 4। तो ये जो वैल्यू आएगी इसको हमने इसके साथ जो है मल्टीप्लाई करवा देना है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हमने 2 को पहले 8 के साथ माइनस कटिंग करवाया और 8 को फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20 माइनस का 20, यानी कि 2 पहले इसके साथ कटिंग करवाया और उसके बाद 4 आ गया, 4 को हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया -5 के साथ, जो हमारे पास -20 आ गया। इसके बाद 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा। उसी के साथ 6 को 2 के साथ 12 आ गया, 4 को -4 के साथ -16 आ गया। इसी तरह 6 को भी हम 2 के साथ पहले कैंसिल करवाएंगे और 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास -15 आ जाएगा। उसके बाद 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा और उसके बाद इन सब को हम ऐड करेंगे। उसके बाद अगर हम ई पार्ट को देखें तो ई पार्ट के अंदर जो है सबसे पहले हम कॉलम और इसकी तादाद को देखेंगे। तो 1 और 2 कॉलम और 1 और 2 ही रो हैं, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। अगर आपके पास जो है वो एक ऐसा जो है वो कॉलम आ जाए तो वो हर हाल में सिफर ही उसका जो है वो आंसर आएगा, चाहे आप मल्टीप्लाई करके क्यों ना देख लें। जैसे मैंने आपको पीछे तरीका बताया हुआ है मल्टीप्लाई करने का, उसी तरीके के साथ अगर आप करें तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये आपने खुद ही सॉल्व करना है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, जिसके अंदर जो है उसने लेट किया हुआ है ए हमारे पास ये कॉलम है और बी हमारे पास ये कॉलम है एंड सी हमारे पास ये कॉलम है। तो उसने कहा कि वेरीफाई करें कि ए मल्टीप्लाई बी जो है वो इक्वल है बी मल्टीप्लाई ए के। तो हमने इसके अंदर ये दिखाना है कि ये जो है ये इसके इक्वल है कि नहीं। तो ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर उसने कहा कि ए को मल्टीप्लाई करें बी के साथ।
तो हमने ए को मल्टीप्लाई करना है बी के साथ, लेकिन हमने सबसे पहले ये देखना है कि इनकी कॉलम और रो की तादाद बराबर है कि नहीं। पहली मैट्रिक्स के अंदर कॉलम की तादाद, दूसरी मैट्रिक्स के अंदर रो की तादाद, 1 और 2 ये इक्वल है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो है मैंने जैसे आपको तरीका बताया कि इसको इसके साथ जो है मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा, और उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। उसके बाद हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएगी। उसके बाद हमने ये देखना है कि ए और बी जो है ये हमारे पास आंसर कौन सा आता है। तो आप देख सकते हैं कि ए और बी को मल्टीप्लाई और ऐड और सब्सट्रैक्ट करने के बाद ये हमारे पास आंसर आ चुका है, और हमने इस आंसर को देखना है कि ये बी और ए को मल्टीप्लाई करने के बाद आता है कि नहीं। तो आप देखेंगे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके अंदर भी पहले मैट्रिक्स के अंदर कॉलम की तादाद और दूसरी मैट्रिक्स के अंदर रो की तादाद जो है वो इक्वल है। तो हम इसको पहले के साथ दूसरे के साथ ऐसे कर लेंगे। तो पहले 1 को -1 के साथ लिखेंगे, उसके बाद 2 को 2 के साथ लिखेंगे, ऐसे ही कर करके इन सबको ऐड करते जाएंगे। तो अगर आप देखें तो ए और बी यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों के आंसर जो है वो सेम नहीं आ रहे। और अगर सेम आते तो हम कह सकते हैं कि सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू लगाना था यहाँ पे, अगर ये दोनों सेम आते, लेकिन ये दोनों आंसर जो है वो सेम नहीं आए, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। तो सो हम कह सकते हैं कि ए बी मल्टीप्लाई इज़ नॉट इक्वल बी ए के। तो इसको इस तरह सॉल्व करना है। अगर ये इक्वल होते तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वल हैं। उसके बाद अगर हम पार्ट 2 को देखें तो उसके अंदर उसने कहा है कि सबसे पहले ब्रैकेट्स वाली जो है वो अंदर कॉलम को सॉल्व करें, उसके बाद जो है आंसर आने के बाद इसको इसके साथ जो है मल्टीप्लाई करें। तो सबसे पहले हमने बी और सी को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद जो है वो कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड ये हमारे पास है और ये राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले इसके अंदर राइट हैंड साइड के अंदर ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद सी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर बी और सी को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ए की जो कॉलम है उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे मैंने आपको तरीका बताया उसी के तरीके के मुताबिक कीजिएगा। मैंने यहाँ पर इनको डायरेक्ट ही कर दिया है, लेकिन अगर आप जो पीछे मैंने तरीका बताया उसके तरीके के मुताबिक करेंगे तो आप उसके साथ जो है आसानी सॉल्व कर सकती हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको डायरेक्टली मैं सॉल्व करने यानी कि एक्सप्लेन करता हूँ कि 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, ऐसे 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, ऐसे 1 को 1 के साथ करेंगे, ऐसे 2 को 3 के साथ करेंगे, ये हमारे पास 6 आ जाएगा। -3 को 2 के साथ करेंगे, ये हमारे पास नीचे आ जाएगा, और -3 को -1 के साथ करेंगे, -5 को हमने 1 के साथ करना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो -5 को 1 के साथ करेंगे, -5 आ जाएगा। उसके बाद इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हम इसको ऐड करने के बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने इनको ऐड कर लिया है और उसके बाद हम इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, लेकिन आपने जैसे मैंने पीछे तरीका बताया हुआ है आपने उस तरीके के मुताबिक जो है वो मल्टीप्लाई करना है। तो हमने 1 को 4 के साथ लिखा है, -4 आ गया, 3 को -11 के साथ -33 आ गया। उसके बाद हमने इसको फिर इसके साथ सॉल्व करना है। तो -1 को 7 के साथ -7, 3 को 18 के साथ -54 आ चुका है। इसके बाद इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ एंड इसको इसके साथ, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं। और ऐड करने के बाद हमने देखना है कि राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आई कि नहीं, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। उसके बाद हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर उसने कहा है कि ए को सबसे पहले बी के साथ मल्टीप्लाई करें, उसके बाद आंसर जो आएगा उसको हमने सी के साथ जो है मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हम ए और बी को सॉल्व करेंगे। ए और बी को सॉल्व करने के बाद जो है आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने तो डायरेक्ट किया, लेकिन आपने पीछे जो मैंने तरीका बताया हुआ है आपने उस तरीके के साथ ही सॉल्व करना है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने इनको सॉल्व किया हुआ है। जो सी प्लस वाली रकम है वो माइनस को कैंसिल कर देती है, और उसका भी आपने ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास ए और बी की वैल्यूज़ आ चुकी है, हमने इसको सी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हमारे पास जो है वो इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल आएंगी, तो हम कह सकते हैं कि हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू, यानी कि इक्वल है हमारे पास राइट हैंड साइड के। आप पार्ट 3 को देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है सबसे पहले हमने बी को सी के साथ ऐड करना है, बल्कि मल्टीप्लाई नहीं करना। तो बी को सबसे पहले बी सी के साथ प्लस करेंगे, उसके बाद ए के साथ
मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड पर हमने सबसे पहले इनको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ पहले देखती हैं कि पहले बी और प्लस सी के साथ प्लस करेंगे, उसके बाद हमने ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आप देख सकते हैं कि आपको एडिशन का पता ही होगा कि कैसे हमने एक्सरसाइज नंबर 1.3 के अंदर सॉल्व किया था कि पहले को पहले के साथ ऐड करेंगे, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे, चौथे को चौथे के साथ। तो हमने पहले 1 + 2 3 अगर 2 + 1 3 आ चुका है, -3 + 1 -2 आ जाएगा, -5 + 3 -2 आ जाएगा। उसके बाद हमने इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने आपके आसानी के लिए फिर से उसी तरह सॉल्व किया जैसे मैं पीछे सॉल्व करता था कि पहले इस रो को इस कॉलम के साथ, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ जो है वो मल्टीप्लाई किया है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हमने इनको सबको जो है वो मल्टीप्लाई किया हुआ है। ये मुझसे थोड़ी सी यहाँ पे गलती हो गई थी, मैंने यहाँ पे 18 लिख दिया बल्कि -9 आंसर आता था। उसके बाद आप देख सकते हैं कैसे हमने इनको पहले मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमने इनको ऐड किया। उसी तरह अगर हम राइट हैंड साइड की तो देखें तो राइट हैंड साइड को पहले हमने मल्टीप्लाई करना है ए को बी के साथ और उसके बाद ए को सी के साथ। हमने पीछे आप देख सकते हैं कि हमने पहले ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया है, वो वही मैं आंसर जो है वो इधर रखना हूँ क्योंकि उसका वही आंसर रहेगा। और ए और सी को हमने नहीं किया तो हम इधर ए और सी को करने वाले हैं। लेकिन अगर आपसे ये वाला क्वेश्चन जो है वो अलहदा पूछा गया हो उनके अलावा तो हमने इनको वैसे ही सॉल्व करना है जैसे मैंने आपको तरीका बताया था। तो हमने पहले ए बी का आंसर यहाँ पे लिख देंगे और ए सी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व किया हुआ है। तो अब देख सकते हैं कि पहली रो को इस कॉलम के साथ -1 को 2 के साथ किया -2, 3 को 1 के साथ किया +3। उसके बाद इस थोड़ी सी जगह छोड़कर हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। -1 को 1 के साथ -1 एंड 3 को 3 के साथ 9 आ जाएगा। इसी के साथ 2 को 1 2 के साथ, 0 को 1 के साथ, 2 को 1 के साथ एंड 0 को 3 के साथ। तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसको हमने ऐड करना है और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि कैसे हमने उसके साथ जो है वो क्या किया है मल्टीप्लाई। उसके बाद जो है हम इन दोनों के ऐड करेंगे। ये हमारे पास a मल्टीप्लाई बाय b और a मल्टीप्लाई बाय c का कॉलम है। हमने अब इन दोनों को ऐड कर देना है और हमने इसका आंसर देना कि पीछे इक्वल है। अगर इक्वल हुआ तो हम कह सकते हैं कि हैंस प्रूव डैट ये हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब हम पार्ट 4 को देखते हैं जिसके अंदर उसने कहा कि b को पहले -c के साथ करें हैं और उसके बाद ए के साथ मल्टीप्लाई। इसके अंदर जो है वो ए को बी के साथ मल्टीप्लाई और ए को सी के मल्टीप्लाई करके माइनस करें। ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह है, बस उसके अंदर एडिशन था, इसके अंदर सब्सट्रैक्ट करना ही मतलब कि माइनस करना है। तो हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। इसके अंदर बी को सी के साथ माइनस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हमने इसको इसके साथ जो है वो माइनस करके इनकी वैल्यू जो है वहाँ पर लगाई हुई है। उसके बाद ए वाली वैल्यू जो है उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। मैंने यहाँ पर डिडक्टिंग किया लेकिन आप डिडक्टिंग करना है बल्कि बैक्टिंग के साथ ही सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने -1 को -1 के साथ किया तो 1 आ गया और 3 को 4 के साथ किया तो माइनस है। इधर माइनस प्लस को खा जाता है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। उसके बाद हमने इसको इसके साथ करना है, दरमियान में थोड़ी सी स्पेस छोड़कर। -1 को 1 के साथ किया -1 आ गया एंड 3 को -1 के साथ -24। देख सकते हैं कैसे हमने इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ एंड इसको इसके साथ किया है सोल्व। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है। उसके बाद हम राइट हैंड साइड में लूप करेंगे और देखेंगे कि ये इक्वल है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया हुआ है। हमारे पास पीछे ए बी की वैल्यू और ए सी की वैल्यू मौजूद थी तो हमने वही कॉलम जो है वो उठा के यहाँ पर रख दिए हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना बल्कि आपने खुद ही इसको सॉल्व करना है जैसे वेक्टर के साथ मैंने आपको बताया था। उसके बाद हमने इन दोनों को जो है वो माइनस कर देना है और देखना है कि ये जो है लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल हो तो हम कह सकते हैं कि हैंस प्रूव डैट लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर ये इक्वल ना हुआ तो हमने यहाँ पर इक्वल के दरमियान जो है वो ऐसे करके निशान लगा देना है ताकि इससे पता चल जाए कि ये इक्वल नहीं है। उसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 का लास्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे जिसके अंदर उसने हमारे पास मैट्रिसेस दिए होंगे और हमें कहा हुआ है कि पार्ट 1 के अंदर कि ए बी को पहले मल्टीप्लाई करें, उसके बाद उसका ट्रांसपोज लें और उसके बाद जो है वो उसके बाद जो है कि कहा है कि इसको राइट हैंड साइड के इक्वल रखें। तो सबसे पहले हमने ए बी का मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज लेना है। लेफ्ट हैंड साइड ये हमारे पास मालूम हो जाएगी। उसके बाद हमने राइट हैंड साइड को मालूम करना है कि बी का पहले ट्रांसपोज लेंगे, फिर ए का ट्रांसपोज लेंगे और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं। तो ये हमारे पास जो है ये कॉलम दिए गए हैं, हमने इसको सॉल्व करना है इन तरीके के मुताबिक। तो दूसरे पार्ट के अंदर भी उसने ये दिया हुआ है, दूसरे पार्ट के अंदर भी हमने ये सॉल्व करना है।
तो हम सबसे पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड को हमने इसके इक्वल रख देना है। सबसे पहले हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है। तो पीछे देख सकते हैं कि हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो उसी के साथ हमने उसके कॉलम को उठा के यहाँ पे रख लिया है और अब उसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज लेने का तरीका आपको पता ही है कि हमने रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करना होता है। तो मैं यहाँ पर रो को कॉलम में चेंज करने लगा हूँ। आप चाहे तो कॉलम को रो में भी तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि उन दोनों का आंसर जो है वह सेम आएगा। तो हमने इसको रो को इस कॉलम में और इस रो को इस कॉलम में तब्दील करेंगे तो -10 यहाँ पर और -17 जो है नीचे आ जाएगा। इसी तरह इसको ऐसे तरह चलोगे तो 2 यहाँ पर और 4 नीचे आ जाएगा। तो देख सकते हैं हमने इसका ट्रांसपोज लिया है। अब हम ये करेंगे कि बी का पहले ट्रांसपोज लेंगे, उसके बाद ए का ट्रांसपोज लेंगे, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि ये इक्वल है कि नहीं लेफ्ट हैंड साइड के। उसके बाद आप देख सकते हैं कैसे हमने सबसे पहले बी का कॉलम लिखा है और ए का कॉलम लिखा है। तो हमने सबसे पहले बी का ट्रांसपोज लेना है, तो इस रो को इस कॉलम में, इस रो को इस कॉलम में तब्दील किया है। तो देख सकते हैं कि कैसे हमने इसको तब्दील किया। उसके बाद हमने ए को ट्रांसपोज लेना है और ए का ट्रांसपोज भी ले लिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि बी और ए का ट्रांसपोज लेने के बाद ये जो सर हमारे पास ये दोनों ट्रांसपोज है, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ना कि इन दोनों को। उसके बाद हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने यहाँ पर बैकट्रिक्स के तरीके के साथ खुद ही सॉल्व किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कैसे पहले रो को इन 2 कॉलम के साथ, उसके बाद इन रो को इस 2 कॉलम के साथ जो है वो सॉल्व किया हुआ है, ऐसे ऐसे करके। तो अगर इनका जो आंसर है वो मल्टीप्लाई और एडिशन करने के बाद सेम आया तो हम कह सकते हैं कि हैंस प्रूव डैट कि ए मल्टीप्लाई बाय बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज के। उसके बाद हम पार्ट 2 को सॉल्व करें, जिसके अंदर उसने कहा कि बी को मल्टीप्लाई करे सी के साथ, उसका ट्रांसपोज ले और सी का ट्रांसपोज ले, उसके बाद बी का ट्रांसपोज ले। ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह है, बस इन्होंने ए को निकाल दिया है और सी को ऐड कर दिया है ताकि हम इनके साथ मल्टीप्लाई और इनका ट्रांसपोज ले सकें। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय सी का ट्रांसपोज लेंगे। बी और मल्टीप्लाई बाय सी की कॉलम जो है वो हमारे पास पीछे मौजूद था, तो हम उसकी कॉलम को आंसर को इधर लिख देंगे और उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हमने इसको इसकी तरह और इसको इसकी तरह चेंज करके इनका ट्रांसपोज लिया हुआ है। तो ट्रांसपोज लेके वक्त हमारे पास यहाँ पे टी लगाना जो है वो ज़रूरी है ताकि पता चले यहाँ पे हमने ट्रांसपोज लिया। उसके बाद हम राइट हैंड साइड को देखेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले हमने सी का कॉलम और बी का कॉलम लिखा हुआ है। बी का यानी कि सी का कॉलम लिखा हुआ है, बी का हमने ट्रांसपोज पीछे ले लिया था, तो हमने डायरेक्टली उसको लिख देना है इधर। तो सी का कॉलम को लिखा हुआ है, उसका ट्रांसपोज लिया हुआ है, उसको बी के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो पीछे जो हमने बी का ट्रांसपोज लिया है वही हटा के मैं यहाँ पे रख दूँगा ताकि हमारा जो है वो वक्त बच सके। तो सी का ट्रांसपोज ये हमने लिया और बी का ट्रांसपोज जो है वो ये हमने लिया और इनको मल्टीप्लाई किया हुआ है। मैंने बैकट्रिक सा इसलिए किया ताकि तो जो है वो आपको आसानी के साथ जो है वो समझ आ सके कैसे हमने इस रो को इस कॉलम के साथ, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ ऐसे किया, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ, इस रो को जो है वो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके इनको ऐड करके इनका आंसर निकाला हुआ है। अगर ये हमारे पास जो है वो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के आंसर आते हैं तो हम कह सकते हैं कि प्रूव डैट इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू है इसके इक्वल। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.4 सॉल्व हो चुकी है। जितना ज़्यादा आप इसके अंदर वर्क करेंगे, जितना ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उतना ज़्यादा आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, अच्छे तरीके के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करें। अल्लाह हाफिज़। अब हम मिलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.5 में।